हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर का वीडियो आपको मेरे चैनल के लिंक पे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 क्वेश्चन आंसर सीरीज़। चैप्टर 11 नए साम्राज्य और नए राज्य। हम लोग आज नए साम्राज्य और नए राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ा ही है, पर आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। हर्षवर्धन, आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव में आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अब देखिए, आपको यहाँ कल्पना करना है, यानी सोचना है कि जो हर्षवर्धन है वो आपके गांव में आ रहा है। अगले हफ्ते उसकी सेना के साथ वो आपके गांव में आने वाला है, और आपके माँ बाप जो हैं, माता पिता हैं, वो लोग उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपको उसी तैयारी के बारे में बताना है कि वे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके मम्मी पापा क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना है। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। मेरे माता पिता राजा और उसकी सेना के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, साधारण सी बात है, जब राजा आता है किसी के राज्य में, तो वहाँ की जनता जो होती है वो उनके स्वागत की तैयारी करती है। तो उसी तरह मेरे जो माता पिता हैं वो भी उनके राजा और उनकी सेना की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि गुड़ अच्छे बनाना, ताकि राजा गुड़ खाकर खुश हो जाते। देखिए, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि गुड़ जो है वो बहुत अच्छा बनाना है हमें, जिससे राजा गुड़ खा के खुश हो जाएं, उनको वो गुड़ पसंद आए। ठीक है। पिताजी माता से कह रहे हैं कि जब तक राजा यहाँ रहेंगे तुम्हें रोज़ाना अच्छे से दही बनाना है और फूलों का गुलदस्ता बनाना है, ताकि राजा का मन खुश हो जाए। अब देखिए, जो पिताजी हैं, बच्चे के पिताजी जो हैं, वो उसकी माताजी से कह रहे हैं, मम्मी से कह रहे हैं कि जब तक राजा यहाँ रहेंगे तुम्हें रोज़ बढ़िया दही बनाना है, एक गुलदस्ता तैयार करना है रोज़ का रोज़, जिससे राजा का मन खुश हो जाए, और वो गुलदस्ता फूलों से भरा होना चाहिए। ठीक है। अरे, हमें तो राजा के जानवरों के लिए चारों का प्रबंध भी करना है। अब वे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अभी उन लोग को राजा के जानवरों के लिए भी चारा भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, वो लोग राजा को के जानवरों को भी खाना देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही या गलत बताओ। यहाँ देखिए, सही और गलत दिया गया है, उसमें हमें बताना है। तो पहला है, अब जो कि हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखीं। तो नहीं, हरिशेन ने इनके नहीं, दूसरे राजा के बारे में लिखी थी। तो ये वाक्य गलत है। दूसरा, ख, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। नहीं, आर्यावर्त के शासक नहीं लाते थे, तो ये भी गलत है। तीसरा, दक्षिणापथ के में बाहर शासक थे। दक्षिणापथ में बाहर के शासक थे, तो ये सही है, दक्षिणापथ में बाहर के शासक रहते थे। ठीक है। गुप्त शासक, अब चौथा है, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुंद्रेय थे। तो हाँ, थे, ये सही है, क्योंकि ये दोनों शिक्षा और व्यापार के लिए बहुत बढ़िया जगह थी। तो ये दोनों जगह जो थी
ये तक्षशिला और मुंद्रे ये गुप्त काल के अंडर में थी, ठीक है, शासन में थी। 5वां है ऐहोल पल्लवों की राजधानी है, तो नहीं, ये गलत है, पल्लवों की राजधानी दूसरी थी। अब 6ठा है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं, तो ये सही है, वहाँ की स्थानीय जो सभा थी वो सदियों तक काम करती रहती थी। आइए हम इसका उत्तर पूरा फिर से देख लेते हैं। पहले का गलत, दूसरे का गलत, तीसरे का सही, चौथे का गलत, 5वें का गलत, फिर 6वें का सही। ये आपका खाली स्थान का उत्तर है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। आपको ऐसे 3 लेखक के नाम पता करने हैं, तो 3 लेखक कौन कौन से हैं? देखिए, बाणभट्ट, श्वेनत्यांग और रविकीर्ति। हाँ, ये तीनों ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, ठीक है। बाणभट्ट, श्वेनत्यांग और रविकीर्ति ऐसे 3 लेखक के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस युग में सैन्य संगठन में क्या क्या बदलाव आए? तो हमें ये देख रहा है कि ये जो युग चल रहा था उस समय सैन्य मतलब सैनिकों के संगठन में सैनिकों को लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या क्या बदलाव लाए गए, ठीक है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित बदलाव आए, इसमें ना निम्नलिखित बदलाव आए, ठीक है। पहला, राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे। अब जो राजा थे वो एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घोड़ा और पैदल सिपाही होते थे। तो देखिए, ये बदलाव है कि राजा की सुसंगठित सेना जो हो गई थी उसमें हाथी, रथ, घोड़ा और पैदल, घुड़सवार और पैदल सभी सिपाही होते थे राजा के अंडर में। दूसरा बदलाव, वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता दिया करते थे। अब देखिए, सेना नायक यानी सेनापति भी रखते थे ये लोग। पहले के समय में सेनापति कौन थे? राजा होते थे, पर बाद में सेनापति भी रखा जाने लगा जो युद्ध में ज़रूरत पड़ने पर राजा को उन लोगों की राजा और सैनिकों की मदद करता था वो, ठीक है। तीसरा है, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमि दान में दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूला करते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। अब देखिए, ये जो सेना नायक थे इनको ना सैलरी नहीं मिलती थी महीने की चाहे रोज़ की, ऐसी कोई सैलरी नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था रोज़ का, ठीक है। इन लोग को ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन दान में दे दी जाती थी, उस ज़मीन से ये लोग कर वसूलते। उस ज़मीन में जो खेती होती थी उस खेती का ये लोग कर वसूलते थे, उसी कर से ये अपने सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, ठीक है। अब चौथा है, ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। अब ये जो सेना नायक थे इन्हें क्या किस नाम से बुलाते थे? सामंत ना, इन लोग को सामंत कहा जाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब देखिए, जो सामंत होते थे ये लोग जब राजा कमज़ोर हो जाते थे, तो जब राजा कमज़ोर हो जाता था तो उसके ये जो सामंत होते थे ये अपना स्वतंत्र शासन करने की कोशिश करते थे, मतलब राजा की हत्या करके खुद राजा बन जाने की कोशिश। जो सामंत होते थे ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, खुद राजा बन जाने की कोशिश करते थे, बगावत करने लगते थे, तो इसी तरह ये किया करते थे। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? अब देखिए, ये जो काल था इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इनमें क्या क्या चीज़ें आपको नई मिली इसके बारे में हमें देखना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी।
देखिए, प्रशासन की जो प्राथमिक मतलब शुरुआती इकाई क्या होती थी, गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजा ने आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। अब जो राजा थे, सभी पक्षों को देखते हुए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए, तो जो समर्थन वाले लोग थे, बलशाली लोग ना, तो उन लोग के लिए राजा ने कई बदलाव किए। धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ। पहला, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवांशिक बन गए। अब देखिए, जो कुछ पद होते थे प्रशासनिक, वो आनुवांशिक बना दिए गए थे कि पिता के बाद बेटा ही उस पर बैठेगा या उनके वंश का कोई, जिसका अर्थ है कि बेटे अपने पिता की जगह की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी होते थे। अब देखिए, जो बेटे होते थे उन्हें पिता की, तो अब जो महादंड नायक होते थे उनके बेटे ही न्याय अधिकारी महादंड नायक बन जाते थे। अब ये पद आनुवांशिक हो गया था। अब अनेक बदलाव हुए थे, तो आइए हम इसका दूसरा बदलाव क्या हुआ ये देखते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता रहता था। जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि संविग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों पर भी का भी मंत्री था। देखिए, मतलब एक ही आदमी को कई पद मिले हुए थे, कई पदों पर वह कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन जो महादंड नायक भी थे, उसके साथ साथ कुमारात्य भी थे यानी महत्वपूर्ण मंत्री, और उसके साथ साथ संधि विग्राहक यानी युद्ध और शांति के विषयों पे बात करने वाला मंत्री। मतलब ये तीनों महत्वपूर्ण पद हरिसेन जो थे उनके पास थे। और चौथा बदलाव ये आया ना कि स्थानीय प्रशासन में मुक्त व्यक्तियों का बोलबाला होता था। तो इन्हें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाक यानी व्यापारियों के कफीले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्को यानी लिपकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये लोग का बोलबाला हो गया था। तो यही बदलाव आया था चौथा, यानी कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको नगर में श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी कहा जाता था। साथ यानी व्यापारियों के कफीले का नेता, कुलीन वर्ग में मुख्य शिल्पकार तथा कायस्कों में लिपिक कहा जाता था। ये नामों से इन लोग को इसको बुलाया जाता था। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? तो अब देखिए, जो अरविंद नाम का लड़का है वो समुद्रगुप्त बनने जा रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ सीखना होगा ना, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा समुद्रगुप्त बनने के लिए? तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। अगर अरविंद राजा बन समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा। अब जो अरविंद है, अगर उसको राजा समुद्रगुप्त की कैरेक्टर भूमिका निभाना है तो उसको निम्नलिखित यानी बहुत सारे निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ेगा जो कि निम्नलिखित है। पहला, वह शाही वेशभूषा में मूँछों को ताव देते हुए रुपहले कागज की तलवार लपेटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। सबसे पहले उसको राजा की कपड़े पहनने हैं, उसकी मूँछों जैसे वो राजा मूँछ पे ताव देता है वैसे ताव देना है, और जो कागज़ की तलवार है चमकती हुई उसको शान से पकड़कर चहलकदमी मतलब इधर उधर चलना है। दूसरा, वह राज्य सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता का पाठ भी करेगा। अब उसको राज सिंहासन पर बैठ के वीणा भी बजानी है और कविता भी बोलनी है। तीसरा, वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों
को उससे जीतना पड़ेगा। अब देखिए उसको, वो जो समुद्रगुप्त थे वो महान योद्धा थे, तो उसी तरह उसे महान योद्धा बनना होगा और युद्ध लड़ना होगा और युद्धों को जीतना भी होगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे कि अपने उत्तर के कारण बताओ। अब देखिए प्रशस्तियाँ हैं जो वे आम लोग पढ़ के समझ जाते होंगे, तो अगर हाँ तो उत्तर का कारण भी आपको बताना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती होगी। अब देखिए आम जो लोग जनता होती थी वे प्रशस्ति को पढ़ के नहीं समझ पाती थी। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में लिखी होती थी। ठीक है, संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी समानता पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, संस्कृत जो है वो आम लोगों की भाषा नहीं होती थी क्योंकि संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी और सामान्यतः आम लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। अब देखिए जो इसीलिए देखिए प्रशस्ति को पढ़ के समझ पाना इन लोग के बस में नहीं होता था, आम लोगों के बस में। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ कर कर देखें। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को करके देखना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। देखिए आप अगर पीढ़ी नुमा अगर आप बनाएंगे अपनी वंशावली, यानी आपके परदादा, उनके भाई, दादा, उनके भाई, पिता, उनके भाई, और आप और आपके भाई बहन। ठीक है, वंशावली हमारे सबसे इसी तरह बनती है। ठीक है, तो आपको बनानी है इसे, और कितनी पीढ़ियाँ इस पर आपको शामिल करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको परदादा को रखना है या आप दादा से अपने वंशावली को बनाना चाहते हैं तो दादा से बनाइए। ठीक है, एक चार्ट पेपर पर अपनी वंशावली आपको बनाना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊं तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। अब देखिए मैं जब भी वंशावली बनाऊंगी तो मैं 3 पीढ़ी तो कम से कम शामिल करूंगी ही, क्योंकि मुझे 3 पीढ़ी तक पसंद आएगा शामिल करना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने परदादा का नाम से शुरू करूंगा, उसके बाद उनके बच्चों यानी मेरे दादा और उनके भाई, अपने दादा के पुत्र यानी मेरे पिता और उनके भाई, फिर मैं स्वयं और अपने भाई के साथ शामिल करूंगा। अब देखिए मैंने जैसे बताया ना, दादा के बारे से शुरू करेगा, फिर दादा के बेटे यानी परदादा के बेटे यानी दादा और उनके भाई, फिर उनके पुत्र, दादा के पुत्र यानी मेरे पिता और उनके भाई, फिर मैं और मेरे भाई। ऐसे मैं अपनी वंशावली में सबको शामिल करूँगी। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये परदादा, दादा व उनके भाई, पिता व उनके भाई, फिर मैं और मेरे भाई। ये वंशावली ऐसे लाइन से दी हुई है। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? अब देखिए आज जो युद्ध होता है उसका असर हमारे जनसाधारण लोगों पे कैसा असर पड़ता है उसका, ये हम जानेंगे। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होती है। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूह के बीच में लड़ा जाता है। अब देखिए जो युद्ध होता है ये विवादजनक और विपत्तिजनक ही स्थिति होती है। ठीक है, इसमें बहुत हानि होती है क्योंकि आम जनता की भी। हाँ, युद्ध में सामान्यतः 2 देश लड़ते हैं या बहुत सारे मिल के लड़ते हैं समूह में। ठीक है, इसी तरह युद्ध लड़ा जाता है। जबकि समान लोगों का युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। अब देखिए जो समान लोग होते हैं उनके बीच में उन लोगों के बीच में युद्ध नहीं होता ना, और ना कोई प्रति लगाव होता है एक दूसरे के, क्योंकि लगाव रहता तो युद्ध की दशा ही उत्पन्न नहीं होती। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता। अब देखिए मारे कौन लोग जाते हैं? जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, पर वे युद्ध में शामिल हो जाते हैं।
ठीक है, और उनका कोई दोष भी नहीं होता, पर वे मारे जाते हैं, वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पिछले चिल्लाती हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। अब देखिए, जो वे लोग अपना जीवन भी छोड़ देते हैं, ठीक है, मर जाते हैं युद्ध में। अब देखिए, युद्ध से क्या होता है, युद्ध अपने पीछे रोते बिलखते लोगों को छोड़ जाता है, जिसके विधवाओं के उनके पति चले जाते हैं, अनाथ उनके माँ बाप चले जाते हैं, तो वे लोग को रोते बिलखते पीछे चिल्लाते छोड़ जाता है वो ना। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जो संसाधन होते हैं युद्ध में, ये सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। अब देखिए, संसाधन नष्ट हो गए तो विकास की पूरी तरह प्रभावित हो गया, विकास सब बेकार हो गया। फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है। युद्ध के बाद कोई भी राज्य को फिर से व्यवस्थित होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। यहाँ हमारा 11 चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।